वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं काबिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेस सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ये इसका तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो और आ चुका है। एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, दूसरा इन टेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको भी कर लिया। अब इसके बाद आज एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वीडियो का दे दिया गया है, उसको भी देख सकते हैं। क्या पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर को ब्लू, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, ए में क्या है 1, बी 4, सी 5 और डी 10। तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है कौन सा, जो बेसिक सॉल्यूशन हो। तो बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, मोर देन 7 होता है। ठीक है, 7 से कोई भी बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, मोर देन 7 होगा, तभी वो बेसिक होगा। तो हमारा पीएच किसका मोर देन 7, इसमें से कौन सा ऑप्शन है, डी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। डी यानी 10 होगा, उसका पीएच कितना होगा, 10 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ड एक्सेल टू गिव गैस, दैट गैस टर्न लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। तो वो कौन सा गैस होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, तो एक सेल में क्या होता है, एक सेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। क्या ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्या HCl गैस, उस सॉल्यूशन किसका होगा, HCl गैस का। ठीक है, HCl गैस एक्सेल के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। तो सॉल्यूशन किसका होगा, HCl का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तीसरा क्वेश्चन, 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड टू बी कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जा रहा है कितने से, बाय 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl से। ठीक है, 10 ml NaOH 8 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड से न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। तो अब उसके बाद दूसरा क्या दिया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ इतना से न्यूट्रलाइज हो, बता दिया हमको, इन्फॉर्मेशन दे दिया। इफ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, यानी कि अब हमको 20 ml NaOH दिया हुआ है, तो हमको क्या बताना, द अमाउंट ऑफ HCl, जो सेम सॉल्यूशन होगा बिफोर जो पहले लिया वही होगा, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी, कितना होगा। तो हमारा 10 ml को 10 ml NaOH को कितना रिक्वायर्ड, कितना कर दे रहा है, 8 ml HCl जो है न्यूट्रलाइज कर दे रहा है 10 ml को। ठीक है, तो 1 ml NaOH को कितना कर देगा, 8/10 HCl, ml यहां भी ml हो जाएगा। ठीक है, हमको कितना बोल रहा है, 20 ml करना है। तो 20 ml का इससे क्या हो जाएगा, NaOH। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, 20 ml कट जाएगा यहां से, तो ml आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बच गया, 8 × 2 यानी कितना हो गया, 16 ml, यानी 16 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड 20 ml NaOH को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह, 4 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन हो जाता है तो क्या खाते हैं हम लोग, एंटासिड खाते हैं। ठीक है, तो इंडाइजेशन क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है एंटीबायोटिक, दूसरा है एनाल्जेसिक और तीसरा है एंटासिड, और डी क्या है, सी है एंटासिड और डी है एंटीसेप्टिक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, एंटासिड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी, एंटासिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, राइट व्हाट इक्वेशंस एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अभी हमको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी हम पहले ए लिखा है, उसके बाद बी सी डी सब करेंगे, तो इसको पहले सॉल्व कर लें। ठीक है ना, राइट वर्ड इक्वेशंस देन बैलेंस, इसका वर्ड इक्वेशन लिखना क्या है, पहला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, जिंक ग्रेनाइट के साथ, यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़े के साथ। तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, वर्ड इक्वेशन का क्या होगा, हमारा वर्ड इक्वेशन होगा सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किसे करे, साथ करेगा, जिंक के साथ, और क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगा, ये वर्ड इक्वेशन हो गया। अब हमको इसको बैलेंस इक्वेशन करना है, तो पहले हम लोग स्केलेटन इक्वेशन लिखते हैं। जिंक, ये कैसा होगा, ये एक्वस होगा, H2SO4। ये कैसा होगा, एक्वस, क्या कि डाइल्यूट है तो पानी का। और जिंक क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। चलिए, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। ये जिंक कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में। अब ये जिंक सल्फेट कैसा हो जाएगा, ये एक्वस हो जाएगा, और ये क्या होगा, गैस होगा। ठीक है, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया। ये पहले वर्ड इक्वेशन लिख दिया, उसके बाद उसको बैलेंस इक्वेशन लिख दिया। क्या कह रहा है बी नंबर, क्या कह, बी क्या कह रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिंग। तो डाइल्यूट एसिड क्या होगा, वर्ड इक्वेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, ये वर्ड इक्वेशन हो गया। अब इसको इक्वेशन लिख लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl किस फॉर्म में होगा, एक्वस, कि डाइल्यूट है, और मैग्नीशियम क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, और यहां पे हाइड्रोजन गैस। ये सॉलिड होगा, और मैग्नीशियम क्या होगा, एक्वस होगा, और ये क्या होगा, गैस। अच्छा, ये बैलेंस इक्वेशन तो है नहीं, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, क्लोरीन भी 2 है, क्लोरीन, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 लगा लीजिए, तो ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। सी क्या होगा, सी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, एल्युमिनियम पाउडर के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ये क्या होगा, अच्छा इसको लिख लें, H2SO4। ये कैसा होगा, एक्वस, डाइल्यूट है, और एल्युमिनियम कैसा होगा, सॉलिड, और इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, Al2SO4 ये भी कैसा होगा, एक्वस होगा, और हाइड्रोजन गैस होगा। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी 3 करना होगा, और यहाँ पे भी 3 कर देंगे, और एल्युमिनियम 2 है तो इसको 2 कर देंगे, हो गया। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन 6, सल्फर हाइड्रोजन 6, यहाँ पे भी हाइड्रोजन देखिए 6 है, और सल्फर 3, यहाँ पे भी सल्फर 3 है, ऑक्सीजन 3 × 4 12, यहाँ भी 12, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2। तो ये बैलेंस क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डी क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ आयरन फिलिंग, यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक आयरन फिलिंग के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, तो हाइड्रो वर्ड इक्वेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, आयरन के साथ। तो क्या बनेगा हमारा, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। सभी मेटल है, मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तो क्या बनता है उसका सॉल्ट और मारा। अब इसको बैलेंस भी कर ले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस आयरन Fe, और यहाँ क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक यानी FeCl3, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या है 2, तो हमारा यहाँ पे 3 है, तो इसको 6 करना पड़ेगा, और इसको 2 करना पड़ेगा, और इसको भी 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तब हमारा बैलेंस हो जाएगा, 6 हो गया, तो अब यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। और हाँ, इसका अब इसका क्या लिख लेंगे,
स्टेट लिखेंगे। स्टेट क्या है? ये क्या है? सॉलिड, और ये क्या है? एक्वस, और ये क्या है? गैस। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेंट हाइड्रोजन बट दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्कोहल और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन इसको हम लोग एसिड के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते? एक्टिविटी के थ्रू समझाइए। तो ये देखिए, इसको अगर ये एसिड होता, अगर इफ एसिड होता तो क्या होता? इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता। ठीक है ना, एक एक्टिविटी ऐसा करेंगे तो हम क्या कहते हैं, इसके सॉल्यूशन के अंदर हम ये डालेंगे और उससे अगर बल्ब ग्लो कर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर बैटरी से कनेक्ट करेंगे, और अगर इसके सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा तो ये नहीं है। और ये क्यों नहीं होता? इसका रीजन क्या है? इसके अंदर हाइड्रोजन आयन H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन को ये रिलीज नहीं कर, H+ आयन को रिलीज नहीं कर पाता है इसका हाइड्रोजन जो है, इसका जो सॉल्यूशन है वाटर में। इसी वजह से ये क्या है? एसिड के कैटेगरी में नहीं आता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? इस क्वेश्चन का जवाब कैसे लिखेंगे? फॉलोइंग एक्टिविटी कैन परफॉर्म टू प्रूव दैट अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट आयनाइज टू गिव H+ आयन। इसी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, ये कंपाउंड एसिड नहीं होता है। हमारा एसिड कौन सा कंपाउंड होता है? जो वाटर के अंदर H+ आयन रिलीज करे। ठीक है ना, तो ये सब नहीं कर पाता है। तब इसको एक्टिविटी की तरह कैसे करेंगे? तो एक्टिविटी करने के लिए क्या करेंगे? एक्टिविटी में टेक ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, और ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे। और क्या करेंगे? एक टेक कॉर्क लेंगे, टेक ए कॉर्क, और उसके अंदर 2 आयरन नेल को फिक्स कर देंगे। प्लेस इट, फिक्स आयरन नेल, फिक्स ऑन इट, प्लेस इट इन द बीकर। उसको क्या करेंगे? बीकर के अंदर उस कॉर्क को रख देंगे। ठीक है, कनेक्ट कर देंगे बोथ नेल को। क्या कर देंगे? टर्मिनल, बैटरी के टर्मिनल्स के, को पॉजिटिव से को नेगेटिव से। और वो जो टर्मिनल होगा 6, कनेक्ट बोथ नेल विद द टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रो। और उसके अंदर कनेक्ट कैसे कनेक्ट होगा? एक बल्ब होगा, एक स्विच कनेक्ट होगा, और ये सारा कनेक्शन किसमें होगा? सीरीज में होगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे? पोर करेंगे सब ग्लूकोज, पहले ग्लूकोज सॉल्यूशन डालेंगे उसके अंदर, और फिर क्या करेंगे? स्विच को ऑन करेंगे। तो स्विच ऑन करेंगे तो करंट पास होने लगेगा। तभी हमारा क्या है कि कनेक्शन में बल्ब से कनेक्ट है, तो करंट अगर फ्लो कर रहा है, अगर सॉल्यूशन से करंट फ्लो कर रहा है तो बल्ब ग्लो करना चाहिए। तो ऑब्जर्व करेंगे वेदर द बल्ब ग्लो और नॉट, तो बल्ब तो ग्लो करेगा नहीं। ठीक है ना, तो ये तो हो गया। दूसरा, फिर इसी एक्टिविटी को रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल के लेंगे, उसके में भी रिकॉर्ड करेंगे ऑब्जर्वेशन, वहां भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इससे हम इस एक्टिविटी से हमको क्या नजर आएगा? ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे? इट इज ऑब्जर्व दैट बल्ब डज नॉट ग्लो इन ईदर ऑफ द केस, दोनों केस में बल्ब ग्लो नहीं किया। दैट इज अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट कंटेंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर पा रहे हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। दिस इज बिकॉज दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है ना, दिस एक्टिविटी प्रूव दैट कंपाउंड सच एज, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से पास नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं पास कर पा रहा? कि H+ आयन ये रिलीज नहीं कर पा रहा है। These activity prove that compounds such as alcohol and glucose all through content hydrogen, but they do not category as a acid, क्या कि H+ आयन ये रिलीज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड वेयर एज रेन वाटर डज। क्या पूछ रहा है कि डिस्टिल वाटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है, जबकि रेन वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। क्यों कर पाता है? तो डिस्टिल वाटर में कोई ऐसा मिनरल्स होता नहीं है जो कि आयन क्रिएट करे, इलेक्ट्रोलाइट बना पाए। ठीक है ना, तो ये वाटर में इलेक्ट्रिसिटी, ये डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। और रेन वाटर में बहुत सारा मिनरल्स होता है जो कि आयन क्या क्रिएशन करता है? H+ आयन, जिसके वजह से डिस्टिल वाटर क्या हो जाता है? हमारा रेन वाटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे इसका? डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज देयर इज नो फ्री आयन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर कोई फ्री आयन नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, रेन वाटर हैज मेनी इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व इन इट which provided ions for the conduction of electricity, therefore rain water conduct electricity, इसी वजह से रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर के एब्सेंस में एसिड जो है एसिडिक बिहेवियर अपना नहीं दिखला पाता। क्यों नहीं दिखला पाता है? तो एसिड जो है सिर्फ वाटर के अंदर ही एसिड अपना क्यों दिखला पाता है? क्योंकि एसिड जो है सिर्फ एसिडिक
एक्वस स्टेट में यानी वाटर के सॉल्यूशन के साथ ही अपना H प्लस आयन रिलीज कर पाता है, जिसके वजह से हमारा ये क्या होता है, एसिड जो है क्या कहते हैं, एसिडिक बिहेवियर दिखाते हैं। H प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में ही रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से, और जब एक्वस सॉल्यूशन में नहीं होगा, जब माने वाटर में नहीं होगा, वाटर के साथ नहीं होगा, तो वो अपना एसिडिक H प्लस आयन रिलीज नहीं कर पाएगा, इसी वजह से एसिडिक बिहेवियर अपना शो नहीं कर पाएगा। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। इसका आंसर क्या लिखेंगे, एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फॉर्म एंड एसिड अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी एक्वस में होगा। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड कैन नॉट फर्निश H प्लस आयन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक बिहेवियर। H प्लस आयन ही रिलीज नहीं करेगा तो एसिडिक बिहेवियर हमारा शो नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 5 सॉल्यूशन A, B, C, D एंड E है व्हेन टेस्टेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो सो क्या करता है, A का पीएच कितना आता है 4, B का पीएच कितना आता है 1, C का कितना आता है 11, D का 7 और E का कितना आता है 9 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। विच सॉल्यूशन, अब इसमें से हमको आंसर देना है कौन सा, विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, स्ट्रांगली अल्कलाई, स्ट्रांगली एसिडिक, वीकली एसिड, वीकली अल्कलाइन, और उसके बाद फिर क्या करना है, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। किसमें ऐसा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले सबसे कम जिसमें हाइड्रोजन आयन होगा उसको, उसके बाद उससे ज्यादा, इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हमारा ए का कितना है पीएच, ए का पीएच है हमारा 4, बी का 1 और सी का 11 और क्या है डी का 7 और ई का कितना है 9। ये पीएच दिया अब हमको, तो हमको बोला न्यूट्रल किसका होगा, तो हमारा पीएच क्या होता है, पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल है, और लेस देन 7 एसिडिक और मोर देन 7 अल्कलाइन। तो न्यूट्रल किसका होगा, न्यूट्रल होगा 7, किसका है डी का। तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, डी, इसका ऑप्शन क्या होगा डी। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन यानी जितना पीएच 7 से जितना ज्यादा हो तो 7 से स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कौन सा होगा 11, यानी सी होगा। स्ट्रांगली एसिडिक, तो जितना पीएच 7 से जितना कम होगा तो 7 से सबसे कम कितना 4, तो ये हमारा बी हो जाएगा स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है। वीकली एसिडिक 7 से कम कौन सा है 4, तो ये हमारा ए होगा वीकली एसिड। और 7 से ज्यादा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है तो क्या हो जाएगा ये वीकली अल्काइन ई वाला। अब हमको देखिए हमारा पीएच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, पीएच का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसके अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन उतना कम होगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन उतना कम होगा, तो हमारा तो क्या बोल रहा है, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू द हाइड्रोजन। तो सबसे कम हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन किसमें होगा 11 में, उसके बाद क्या होगा 9 में, उसके बाद 7 में, उसके बाद कितना 4 है, और सबसे ज्यादा किसमें होगा 1 में, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का, ठीक है, पीएच वैल्यू के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी में। दोनों का लेंथ जो मैग्नीशियम रिबन होगा दोनों का लेंथ बराबर होगा, एक को एक टेस्ट ट्यूब ए में रखते हैं दूसरे को बी में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए में डालते हैं, वेल द एसिटिक एसिड एडेड टू द टेस्ट ट्यूब बी में, ठीक है। अमाउंट एंड कंसेंट्रेशन टेकन बोथ एसिड, दोनों का अमाउंट कंसेंट्रेशन जो है वो सेम है, यानी ठीक है। इन विच टेस्ट ट्यूब द फिजलिंग अकर्स मोर विगरसली एंड वाई, सबसे ज्यादा फिजलिंग किसमें सबसे ज्यादा होगा और सबसे ज्यादा तेज किसमें होगा, विगरसली बहुत जल्दी जल्दी होगा, किसमें होगा, तो ये हमारा टेस्ट ट्यूब में होगा। क्यों होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो ये H प्लस आयन रिलीज करेगा ज्यादा, और ये क्या होगा हाइड्रोजन गैस, इससे ये फिजलिंग किसकी वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा किस वजह से निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, टेस्ट ट्यूब ए से, ठीक है। और बी एसिटिक एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मुकाबले में बहुत ही वीक एसिड है, इसमें H प्लस हाइड्रोजन गैस बहुत स्लो निकलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे आंसर में, द फिजिंग विल बी अकर्स विगरसली इन टेस्ट ट्यूब ए कंटेनिंग hydrochloric acid. This is because HCl is stronger acid than acetic acid, ठीक है, and produce hydrogen gas at a faster rate due to which fizzling occurs. तो इसके वजह से सबसे ज्यादा फिजलिंग होगा, ठीक है।
तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फ्रेश मिल्क हैज पीएच ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक पीएच विल बी चेंज एज इन टर्न टू कर्ड। जब दही बनने लगता है तो पीएच क्या होता है, ठीक है ना, एक्सप्लेन योर आंसर। तो फ्रेश मिल्क का पीएच कितना होता है 6, हाउ डू यू थिंक जब पीएच क्या होगा, जब कर्ड बनेगा तो पीएच इसका घटना शुरू हो जाएगा। क्यों घटेगा, ये घटना इससे शुरू होगा कि कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी वजह से पीएच वैल्यू जो है मिल्क का घटना शुरू हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो चलिए इसको भी लिखें, क्या लिखेंगे, व्हेन मिल्क चेंज इनटू कर्ड इट्स पीएच वैल्यू डिक्रीज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ए मिल्कमैन एडेड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, व्हाई डज द पीएच शिफ्ट। तो ये क्या है उसका, उसके बाद ये डालता है, क्यों डालता है स्मॉल अमाउंट में, व्हाई डज शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। ये पहला का आंसर क्या होगा कि क्यों डाल देता है, ताकि ये 6 से थोड़ा अल्कलाइन हो जाए, ताकि कर्ड जो है दही जमने में मिल्क को थोड़ा देर लगे, ठीक है, इसकी वजह से। व्हाई डज द मिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू द सेट, क्यों हो जाता है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि मिल्क को अगर जो है स्लाइटली जो अल्कलाइन हो गया, ऐसे मिल्क को दही बनने में क्यों टाइम लगता है। तो पहले क्या होगा, मिल्क जो है स्लाइटली अल्कलाइन हो गया, पहले मिल्क का पीएच कितना था, 6 के करीब था, ठीक है। अब ये 6 से थोड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है, अल्कलाइन हो गया है। तो अब ये जो है ये पहले न्यूट्रलाइज होगा, पहले 6 के करीब आएगा, फिर जाके आस्ते आस्ते लैक्टिक एसिड को फॉर्मेशन करने में टाइम लगेगा। इसी वजह से ऐसे मिल्क जिसके अंदर बेकिंग सोडा डाला होता है उसको दही जमने में यानी कर्ड जमने में काफी टाइम लगता है, सेट हो जाए कर्ड टाइम लगता है, ठीक है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, आंसर में क्या लिखेंगे, ए का द मिल्क मैन शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा NaHCO3 बिकॉज अल्कलाइन कंडीशन मिल्क डज नॉट सेट एज ए कर्ड इजली, आसानी से दही नहीं बन पाएगा, ठीक है, इस वजह से। When, अब दूसरा बी का क्या, व्हाई डज द मिल्क टेक लॉन्ग टाइम, क्यों लेता है दही जमने में। When the milk is slightly basic then the fresh milk है, अब क्या हो गया, बेकिंग सोडा डाल दिया तो ये अल्कलाइन हो गया। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस टू सेट द मिल्क इज न्यूट्रलाइज द बेस, अब पहले बेस जो बन गया बेसिक उसको पहले न्यूट्रलाइज करेगा, देयरफॉर इट टेक लॉन्गर टाइम फॉर द मिल्क टू सेट एज ए कर्ड, इसी वजह से ये दही जमने में टाइम लगता है, ठीक है, ताकि पहले न्यूट्रलाइज करेगा उस बेस को, उसके बाद वो फिर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, मॉइस्चर से बचाते क्यों, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर यानी कि मॉइस्चर नहीं हो उसमें, एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, मॉइस्चर्स में क्या होता है, मॉइस्चर्स में वाटर होगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बन जाता है, हार्ड मास सब्सटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं जिप्सम। इसी वजह से उसको मॉइस्चर से बताया जाता है, नहीं तो वो फिर क्या बन जाए, जिप्सम बन जाएगा, तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है खराब हो जाएगा, ठीक है, फिर वो हमारा काम का नहीं रहेगा। इससे बचाने के लिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज इट रिएक्ट विद वाटर मॉइस्चर टू फॉर्म ए हार्ड मास सॉलिड नोन एज ए जिप्सम, और ये रिएक्शन है, इसको लिख देंगे, ठीक है, ठीक है ना। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ, अगर मॉइस्चर्स में जो वाटर होगा उसके साथ रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गिव टू एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, एसिड और बेस, जिस रिएक्शन में एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाए, सॉल्ट बन जाए, यानी एसिड और बेस दोनों का जो है कैरेक्टर क्या हो, न्यूट्रलाइज हो जाए, तो उस रिएक्शन को कहते हैं एसिड बेस क्या बन जाता है, सॉल्ट, और वाटर हमारा फॉर्म करता है, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके क्या बन जाता है, सॉल्ट और वाटर रिलीज करता है। अब एक दो एग्जांपल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड और वाटर, ठीक है। दूसरा रिएक्शन क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर बनाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट इच अदर टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इट्स टर्म एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। एग्जांपल क्या है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना, सोडियम क्लोराइड, एक सॉल्ट है, और वाटर,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ न्यूट्रलाइज होकर क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। चलिए क्या कह रहा है, गिव टू इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ठीक है, दो एग्जाम्पल बताना है, दो इंपॉर्टेंट यूज बताना है वॉशिंग सोडा और। तो वॉशिंग सोडा का सबसे पहला यूज क्या है, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का यूज क्या है, पानी को सॉफ्ट करने में, सॉफ्टनर ऑफ वाटर को पानी को सॉफ्ट करने में यूज करते हैं। दूसरा, पेंट इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में वॉशिंग सोडा का यूज होता है। बेकिंग सोडा का और पहला यूज है एंटी एसिड बनाने में यूज करते हैं, और दूसरा बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, टू इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा आर, पहला इट इज यूज एज ए वाटर सॉफ्टनर। दूसरा क्या है, इट इज यूज इन ए पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और टू इंपॉर्टेंट यूज ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है, इट इज यूज एज ए एंटी एसिड। दूसरा, इट इज यूज इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। तो चलिए ये हमारा एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। इसी तरह से एसिड बेस सॉल्ट का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद तीसरा चैप्टर करते हैं हम लोग, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ओके, थैंक यू।